नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। अब से ठीक 14 घंटे बाद बंगाल में पहले फेज के लिए मतदान होगा। यानी बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, इसकी पिक्चर बहुत हद तक साफ होने लगेगी। बीजेपी को अगर बंगाल में भगवा लहराना है तो पहले फेज के 152 सीटों में से 100 से ज्यादा सीटों पर परचम लहराना होगा, क्योंकि इस फेज में ज्यादातर ऐसी सीटें हैं, ऐसे इलाके हैं जहां 2021 में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। कहने को इस फेज में मुस्लिम डोमिनेंस वाले इलाके हैं, लेकिन बीजेपी को इस बार हिंदू वोटर्स पर पूरा यकीन है। अभी तक बंगाल में हिंदुओं का एकमुश्त वोट बीजेपी को नहीं मिलता। मुसलमान जहां एकमुश्त वोट करते हैं तो वहीं हिंदू वोट बंगाली और नॉन बंगाली में बढ़ जाता है। और इसी गुणागणित को ठीक करने के लिए बीजेपी ने एग्रेसिव अप्रोच में हिंदुओं को एकजुट करने पर फोकस किया है। और यही फॉर्मूला ममता के गढ़ में भी बीजेपी को कारगर लग रहा है, क्योंकि सेकेंड फेज बीजेपी के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है। ऐसे में सारा खेल हिंदू वोटों का है। बंगाल की टोटल 294 सीटों में से 80 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम डोमिनेंस ऐसा है कि बीजेपी के लिए ये सीटें रेड जोन बन जाती हैं। मतलब ये कि बीजेपी 294 में से 80 सीटें पहले ही घटाकर चलती है। बाकी बची 214 सीटों में से ही बीजेपी को मैजिक नंबर हासिल करना है। गेम टफ है, लेकिन बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है। पहले फेज की वोटिंग से एक दिन पहले योगी से लेकर अमित शाह तक ने सेकेंड फेज वाली सीटों पर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। योगी ने एक बार फिर रामनवमी से लेकर उर्दू तक के मुद्दे पर आक्रामक भाषण दिया। अमित शाह ने तो काउंटिंग वाले दिन चंद घंटों में ही बंगाल के भगवामय हो जाने का ऐलान कर दिया। इन सबके बीच ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक पर फुल फेथ है। यही वजह है कि इस बार का चुनाव रिजल्ट हिंदू डोमिनेट और मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों के आधार पर तय होता दिख रहा है। सवाल है कि क्या बंगाल में इस बार हिंदू ही दीदी को हराएगा। सवाल यह भी है कि क्या 4 मई को बंगाल में भगवा लहरा पाएगा या दीदी का मैजिक बरकरार रहेगा। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बयान। अभी कल पहले चरण के चुनाव होने हैं। मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं कह सकता हूं जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। ममता दीदी, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उल्टी गिनती। सवाल यह है कि बीजेपी के नेता अगर 4 मई को भगवा लहराने का दावा कर रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है। तो हिंदू वोटों का गणित और मुस्लिम वोटों का गणित आइए आपके सामने रखती हूं, और सीटों पर क्या स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहता है आबादी के हिसाब से, आइए ये भी आपको बताती हूं। देखिए, जहां 50% हिंदू आबादी है, ऐसी 92 सीटें हैं पहले फेज की, और यहां बीजेपी 92 में से 42 सीटें जीतती है। और बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 2021 में 45.65%। जबकि टीएमसी की बात करें तो टीएमसी यहां 50 सीटें जीती और टीएमसी का स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा रहा। 54.34% टीएमसी का स्ट्राइक रेट रहा है। लेकिन जैसे जैसे हिंदू आबादी बढ़ती है वैसे वैसे बीजेपी का स्ट्राइक रेट सुधरता है। फर्स्ट फेज की 85 ऐसी सीटें हैं जहां 60% हिंदू आबादी है। यहां बीजेपी 41 सीट जीतती है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़कर हो जाता है 48.23%। जबकि टीएमसी का स्ट्राइक रेट यहां गिरता है। 44 सीटें यहां टीएमसी जीतती है और स्ट्राइक रेट टीएमसी का रहता है 51.67%। अब 74 ऐसी सीटें हैं पहले फेज की जहां 70% हिंदू आबादी है। यहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट और बढ़ता है। बीजेपी 38 सीटें जीतती है और बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो 51.35% रहता है, जबकि टीएमसी का स्ट्राइक रेट गिरता है
36 सीटें टीएमसी ने जीती और टीएमसी का स्ट्राइक रेट रहता है 48.64%। और अब ऐसी सीटें जहां पर हिंदू आबादी 80% है, वहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट और बेहतर हो जाता है। 80% हिंदू आबादी वाली सीटें पहले फेज में हैं 52, इसमें से 27 सीटें बीजेपी ने जीती और स्ट्राइक रेट रहा 51.92% और टीएमसी का स्ट्राइक रेट रहा 48.7%। यानी जैसे जैसे हिंदू आबादी बढ़ती है वैसे वैसे बीजेपी का स्ट्राइक रेट सुधरता है, बीजेपी की जीतने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ऐसे ही सेकंड फेज की सीटों की बात करें तो जहां 50% हिंदू आबादी है, ऐसी 101 सीटें हैं और 101 सीटों में से बीजेपी 8 सीटें जीत पाई थी और स्ट्राइक रेट कितना कम था, 7.92% स्ट्राइक रेट था बीजेपी का। और टीएमसी यहां 93 सीटें जीती थी और टीएमसी का स्ट्राइक रेट 92.07% था। अब जैसे ही हिंदू आबादी बढ़ी, यानी कि 60% हिंदू आबादी जिन 95 सीटों में है, वहां बीजेपी के स्ट्राइक रेट में सुधार आया। 8 सीटें ही जीती लेकिन ये स्ट्राइक रेट हो गया 8.42% का और टीएमसी का स्ट्राइक रेट में थोड़ी सी गिरावट आई, 87 सीटें जीती, 91.57 टीएमसी का स्ट्राइक रेट रहा। अब जहां पर आबादी 70% हो जाती है हिंदुओं की, ऐसी सीटें 69 हैं सेकंड फेज में। 8 सीटें ही यहां पर बीजेपी जीती लेकिन स्ट्राइक रेट फिर बढ़ा, 11.59% स्ट्राइक रेट रहा बीजेपी का और टीएमसी के स्ट्राइक रेट में फिर गिरावट आई, 88.40% स्ट्राइक रेट रहा है टीएमसी का। ये वो सेकंड फेज है जहां ममता दीदी का गढ़ माना जाता है, ममता बनर्जी अच्छे मार्जिन से जीतती हैं। 80% वाली हिंदू आबादी वाली 32 सीटें हैं सेकंड फेज में, 4 सीटें बीजेपी ने जीती और यहां भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़कर 12.5% हो गया और टीएमसी का स्ट्राइक रेट फिर गिरा, स्ट्राइक रेट हो गया 87.5%। तो यही कुछ आंकड़े हैं जिससे बीजेपी को कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बीजेपी खुलकर इस बार के चुनाव को हिंदुत्व की पिच पर लड़ रही है और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी अच्छा कर सकती है। इसीलिए बीजेपी लगातार कॉन्फिडेंस में है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि 4 मई को 1 बजे तक पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा जाएगा। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, ममिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आदिल हसन हमारे साथ हैं प्रवक्ता AIMIM, प्रदीप भंडारी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और शांतनु सेन प्रवक्ता TMC हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, आपसे शुरुआत करना चाह रही हूँ, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है आपके नेताओं में कि 4 मई 1 बजे तक भगवा लहरा जाएगा पश्चिम बंगाल में, ऐसा दावा आपके नेता कर रहे हैं? आवाज मिल रही है प्रदीप जी? अच्छा, चलिए प्रदीप भंडारी जी के पास जाएंगे। शांतनु जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो यही सवाल मेरा आपसे है, जहां जहां हिंदू आबादी बढ़ती है बीजेपी को उम्मीद रहती है कि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और इस बार चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं मुश्किल होगी, इस बार भगवा लहर देखने को मिलेगी, भगवा परचम लहराएगा बंगाल में। तो सबको ही सपना देख सकता है यार, सपना देखने से कोई किसी को थोड़ी रोक सकता है। 2021 में भी नरेंद्र मोदी जी आके यहाँ पर सपना देखा था, आपकी बार 200 पार, वो 77 में लटक गया, फिर वो गिरते गिरते 60 में आ गया। 2024 में भी यहाँ पर आके उन लोगों ने सपना देखा था कि 36 लोकसभा आसन में उन लोगों को विजय हासिल होगा, वो गिरते गिरते 12 में आ गया। अभी उन लोगों ने फिर से सपना देखना शुरू कर दिया, लेकिन ये तो सबूत हो गया कि बंगाल में बीजेपी का विधायक लोग और सांसद लोग बंगाल का आदमी का वोट से विजयी होने के बाद दिल्ली जाके बंगाल के खिलाफ पैसा रोकने के लिए बोल के आता है। बांग्ला को किस तरह और बर्बाद कर दिया जाए इसके लिए वो साजिश में शामिल होता है। और जिस तरीके से 91 लोग को वोटर का नाम डिलीट करते हुए 2 लाख करोड़। ठीक है शांतनु जी, लेकिन आंकड़े तो ये बताते हैं कि जहां जहां हिंदू आबादी बढ़ती है वहां वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा होता है और यही वजह है कि बीजेपी कॉन्फिडेंस पे नजर आ रही है। प्रदीप भंडारी जी, आप तो 6 महीने से पश्चिम बंगाल में ही है,
ऐसा क्या देख लिया आपने, ऐसा क्या महसूस कर लिया आपने जिससे आपको ये लग रहा है कि 4 मई को भी बहुत देर तक इंतजार नहीं करना होगा, दोपहर 1 बजे तक आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी? राजी जी, ये चुनाव बंगाल की माँ, बंगाल की बेटी और बंगाल का आम आदमी लड़ रहा है। ये चुनाव बंगाल की जनता बनाम तृणमूल कांग्रेस का भ्रष्टाचार, तृणमूल कांग्रेस की लॉलेसनेस, तृणमूल कांग्रेस का तुष्टीकरण, तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी और तृणमूल कांग्रेस का घुसपैठिया प्रेम है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बंगाल की जनता का जो गुस्सा है उसको देश की जनता के सामने और बंगाल की जनता के सामने रख रही है। अगर इन्होंने बंगाल में काम किया होता प्राची जी, तो आप अपनी रिसर्च टीम को बोलिए कि ममता बनर्जी ने 100 से ज्यादा भाषण दिए हैं। एक भाषण में ममता बनर्जी 5 काम नहीं गिना पाई 15 सालों में उन्होंने क्या किया है। सिर्फ एक झूठा डर का वातावरण पैदा करते हैं और डर और भय के नाम पे चुनावों को जीतते हैं। और इसीलिए इस बार बंगाल की जनता ने निर्णय कर लिया है कि इस भय को हराना है। मैं 2 डेटा पॉइंट देना चाहता हूँ। आर्थिक रूप से बात करें, बंगाल में 40 लाख से युवा जो है बंगाल छोड़ के जा चुके क्योंकि उनको चाकरी तृणमूल कांग्रेस नहीं थी। अगर मैं आपकी महिला सुरक्षा की बात करूं तो सबसे ज्यादा महिला अगर असुरक्षित है बंगाल के अंदर है। सिटिंग मुख्यमंत्री कहती है कि 8 बजे के बाद महिलाओं को बंगाल में घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, तृणमूल कांग्रेस सुरक्षा नहीं दे सकती। अगर मैं आर्थिक की बात करूं तो बंगाल जो 30% देश की आर्थिक इंडस्ट्रियल आउटपुट में कंट्रीब्यूट करता था, सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट करता है। हिंदुओं की सुरक्षा की बात करूं तो हरगोविंद दास और चंदन दास को मुर्शिदाबाद के दंगे के अंदर मारा गया था। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय तृणमूल कांग्रेस उनके गुंडों के साथ में खड़ी हुई दिखी थी। हर तृणमूल कांग्रेस का गुंडा किसी न किसी क्राइम के अंदर संलिप्त पाया जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि हर गुंडे का हिसाब होगा और ये जनता चुनाव लड़ रही है। आपने डेटा कोट किया, मैं आपको डेटा कोट करता हूं। हमारा 2016 से 21 के बीच में वोट शेयर 9% से 38% तक बढ़ा। तृणमूल कांग्रेस के इतिहास के अंदर भी 5 साल के अंदर तृणमूल कांग्रेस का 28% जंप नहीं हुआ, हमारा जंप हुआ। तो 21 का चुनाव हमारे लिए एक पीछे जाने का कदम नहीं, आगे जाने का कदम था, जिसमें ममता बनर्जी खुद हारी। अब तो हमें सिर्फ 4.5% का वोट इंक्रीज करना है। जहां हिंदू आबादी ज्यादा है वहां आपका स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है, आपकी स्ट्राइक रेट में इजाफा होता है। इसी वजह से तो नहीं आप हिंदुत्व के पिच पर खुलकर खेल रहे हैं और बड़ा एग्रेसिवली खेल रहे हैं। कोई भी भाषण बीजेपी के नेताओं का खत्म थोड़ी ना होता है। ममता बनर्जी को राम विरोधी ना बताएं जब तक बाबरी का जिक्र ना करें, जब तक दंगों का जिक्र ना करें, जब तक ये ना बताएं कि पश्चिम बंगाल का हिंदू कितना प्रताड़ित है। प्राची जी, आप अपने ग्राउंड रिपोर्टर से पूछिए, कोई मुर्शिदाबाद के अंदर जाके हिंदू से बात करे अगर पश्चिम बंगाल के अंदर अगर प्रताड़ित है तो सिर्फ पश्चिम बंगाल का हिंदू प्रताड़ित है। बॉबी हकीम जो ममता बनर्जी के राइट हैंड है कहते हैं कि कलकत्ता को मुसलमान मेजोरिटी बनाना चाहते हैं। तो ममता बनर्जी जो शासन के अंदर है वो बंगाल को बांग्ला को हटा देती है, टेक्स्ट बुक से उर्दू को ऐड कर देती है। ममता बनर्जी जो शासन के अंदर है दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाती है। तो भाई बंगाल का हिंदू, जो बंगाली हिंदू है वही प्रताड़ित है ममता बनर्जी के शासन में और तृणमूल कांग्रेस के शासन में। तो जो प्रताड़ित है उसी के लिए तो हम खड़े रहेंगे। और प्रताड़ित इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल का हिंदू है, इसीलिए हम बंगाल के हिंदू की बात कर रहे हैं। ये लड़ाई बंगाल की हिंदू, बंगाल की मां की लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के तुष्टीकरण के खिलाफ है। भाई घुसपैठिया आता है तो बंगाल के आम व्यक्ति का ही तो हक छीनता है। इन्होंने तो बंगाल के नॉर्मल व्यक्ति को के बजाय एक घुसपैठिया को टिकट दे दिया। लवली खातून को पहली ऐसी सरकार है जिसने घुसपैठिया को टिकट दिया। तो मैं आज वापस से कहूंगा, हर बंगाल की जनता ये कह रही है कि तोलामूल जाबे भाजपा आबे। चलें इस पर जवाब शांतनु जी आप दे दीजिए। शांतनु जी, आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि जहां जहां हिंदू आबादी बढ़ती है वहां वहां आपका स्ट्राइक रेट गिरता है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ता है। इसीलिए बीजेपी बड़े लाउड एंड क्लियर ये बता रही है कि हिंदू प्रताड़ित है और इस बार हिंदू हिंदू बनकर वोट करेगा, बीजेपी को बटेगा नहीं। प्रॉब्लम यह है कि इनका पास हिंदुत्व का डेफिनेशन क्या है। बंगाल में जो 91 लाख वोटर को डिलीट कर दिया गया उसमें 61 लाख हिंदू है। योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले बंगाल में आके बोला था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्टेटमेंट कोट करके बोला कि वो स्वामी विवेकानंद ने बोला है। यहाँ पर आके उन लोगों ने बोलता है कि बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होता है। बांग्लादेश में जब चिन्मय प्रभु का अरेस्ट कर दिया जाता है तो ये लोग चुपचाप बैठा रहता है। असम में इन लोगों ने 19 लाख पीपल को डिटेंशन कैंप में भेजा, जबकि इसमें से 13 लाख हिंदू है। असली बात तो ये है, बीजेपी ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है। बीजेपी एक देश का खिलाफ पार्टी है। ये एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम एंड एंटी नेशनल पार्टी है बीजेपी। ठीक है, लेकिन शांतनु जी ये भी बात तो ठीक है ना कि जब उर्दू की बात आती है तो आपके नेता का बयान याद आता है, जब बंगाल को काबा की धरती बनाने की बात आती है तो आपके नेता का बयान याद आता है, जब रामनवमी के जुलूस पर पथराव होता है तब आपकी सरकार पर सवाल उठते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं ना जो बीजेपी आपके खिलाफ उठाती है। बंगाल में अगर कम्युनल हार्मोनी पूरा देश में देखना है तो बंगाल में आना पड़ेगा।
यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा राजी जी। होता है, आरी ईद वारी भी बोलिए। होता है, रामनवमी भी होता है, क्रिसमस भी होता है। लेकिन बंगाल का रामनवमी का मतलब ऑस्ट्रो के वेपन्स लेके खेलना नहीं है। बांग्ला का दुर्गा पूजा को ममता बनर्जी इंटेंजिबल शांतनु जी, इसका हेरिटेज मतलब तो अवार्ड आप मुझे दिलवाई। समझा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं समझा रहे ना। जब फिरहाद हकीम साहब उर्दू की बात कर देते हैं, जब काबा की बात आपकी एक नेता कर देती हैं, उसका काउंटर बीजेपी ढूंढती है। आप तो मौका राजी देते जी। हैं उनको उनके पिच पर और खेलकर यहाँ पर बैटिंग करने का। मेरा हमारा लास्ट एक सवाल है। हाँ। जो 91 लाख वोटर को डिलीट किया घुसपैठिया घुसपैठिया कहते हुए, ठीक। तो एक भी घुसपैठिया मैं का जवाब नाम देता क्यों हूं। नहीं इसका जवाब क्यों तो नहीं आपको सामने प्रदीप जी लाया? देंगे, लेकिन सवाल का जवाब सवाल नहीं होता ना शांतनु जी। 10 ऐसा सेकंड। क्या है कि फिरहाद हाकिम के बयान पर आप मुझे जवाब नहीं दे पा रहे हैं? खैर, जो आपने सवाल नहीं, पूछा हम उसका तो जवाब जवाब प्रदीप दे रहे हैं। भंडारी जी आप दे पूरा दीजिए। देश में भाई, जिन लोगों के पूरा नाम देश काटे में गए, क्या अगर वो हिंदू नहीं कम्युनल थे? हार्मनी कहीं पे है तो एक सेकंड। जो बंगाल में है ओके। आगे देखना राजी पड़ेगा। जी। ओके शांतनु जी, बोले प्रदीप जी फटाफट। प्राची जी, ये मैटर सब जुडिस है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित करी, सुप्रीम कोर्ट निर्धारित कर रही है। और सुनिए आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि द सिटिंग चीफ मिनिस्टर कैन नॉट पुट डेमोक्रेसी इन पेरिल बाय इंटरफियरिंग विद द प्रोब। आज ही इनको लताड़ लगी है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि एक प्राइवेट एजेंसी के बचाव में, भ्रष्टाचार के बचाव के अंदर ममता बनर्जी सुप्रीम जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस के अंदर घुस गई थी और कहा था कि बंगाल के ऊपर हमला है। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ममता बनर्जी सबसे बड़ा खतरा है बंगाली अस्मिता के लिए। सबसे बड़ा खतरा अगर बंगाली अस्मिता के लिए कोई है तो तृणमूल कांग्रेस है, क्योंकि ये सिर्फ घुसपैठिया की अस्मिता की ख्याल रखते हैं। बंगाली अस्मिता तब सुरक्षित रहती है जब बंगाल की बेटी, भले वो आरजी कार हो या संदेश काली हो, भले या हंस काली हो या कामधुनी हो, जब बंगाल की बेटी के ऊपर कोई तृणमूल कांग्रेस का गुंडा रेप करता है या मर्डर करने का प्रयास करता है, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। पर ओके। सिटिंग चीफ मिनिस्टर क्या बोलते, अरे रेप नहीं हुआ, लव अफेयर गॉन हुआ। अरे लड़कियों रात के 8 बजे के बाद घर के बाहर मत निकलो। तो जब ममता बनर्जी का शासन, तृणमूल कांग्रेस का शासन गुंडों को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन महिलाओं प्रदीप को जी, सुरक्षा चुन नहीं दे चुनकर पाएगा, आपके तो नेता उसके भी खिलाफ ऐसे आवाज बयानों को उठाएंगे। कोट कर और रहे हैं बाबरी जिससे को बनने ध्रुवीकरण हो देगा तो उसके सके, खिलाफ हम आवाज जिससे उठाएंगे। ध्रुवीकरण हो सके। इस बार आप भी ये जानते हैं कि बिना हिंदू वोटों के आपका काम नहीं चलने वाला प्राची है, जी, इसलिए आप प्राची यही जी, अच्छा नैरेटिव मुझे चला रहे हैं बताइए कि हिंदू प्रताड़ित है। प्राची जी, इसीलिए आप कह रहे हैं प्राची बाबरी जी, मस्जिद ममता बनर्जी बना नहीं, रही है, लेकिन आप ये नहीं प्राची बताते जी, कि वहां पर कैसे दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं। दुर्गा पंडाल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ममता बनर्जी क्यों रहती है? शुक्रवार को जब दुर्गा पंडाल होगा और मुहर्रम होगी तो ममता बनर्जी किस पे रिस्ट्रिक्शन देगी? मुहर्रम पे देगी कि दुर्गा पूजा पे देगी? दुर्गा पूजा पे रिस्ट्रिक्शन दिया उन्होंने। कलकत्ता हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था, बोला था दुर्गा पूजा पे इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए। तो जब चॉइस करने की बात आती है, हमेशा अपने वोट बैंक को चूज करती है, ना कि बंगाली अस्मिता। ठीक है अजीज खान जी, ऐसा तो नहीं कि आपके प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आपकी साथी का खेल बिगाड़ने के लिए बंगाल में पहुंच चुके हैं और चुन चुनकर ऐसे ही मुद्दे उठा रहे हैं जो हार्ड हिटिंग हैं? चुन चुनकर ये बता रहे हैं कि उर्दू नहीं बोलने देंगे, बाबरी नहीं बनने देंगे, यहां राम मंदिर वाली गूंज होगी, जय श्री राम का उद्घोष होगा। आजकल हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का एक डायलॉग बहुत चर्चा में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो देखिए डायलॉग तो अच्छा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक बात आपको बता दूं, देखिए ऐसा है प्राची जी कि बीजेपी को भी ये पता हो गया है कि वहां का जो चुनाव है वो बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं आज और बहुत मन से बात कर रहा हूं, इसमें कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कल ही चुनाव है। वो चुनाव जो वहां होने जा रहा है वो बंगाल की आत्मा बनाम बीजेपी की विचारधारा, वो नफरत की विचारधारा, और नफरत को कोई पसंद नहीं करता है। एक बात आप जान लो, कोई नहीं पसंद करता है। भाई इनका काम क्या है? अभी तक ये घुसपैठी हल्ला कर रहे थे, कभी ये धर्म के नाम पे लोगों को इधर उधर बांटते हैं, कभी घुसपैठिए के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जो विचारधारा है, काम की बात नहीं है। बीजेपी काम की बात करती ही नहीं है, पहले तो ये समझ ले। और एक बात आपको बता दें, जो आज की डेट में जो ये माहौल है, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए लोकतंत्र में जो जीत होनी चाहिए उस पार्टी की जीत होनी चाहिए कि अगर वोटर उसको वोट देता है तो उसकी जीत हो जाए। ठीक, यानी वोटर के वोट से जीत होनी चाहिए, ना कि वोटर को रोक दिया जाए वोट देने से ही। तो जो हालात है वहां तो वोटर को रोका जा रहा है कि वोट ही न डालो। कहां तो रोका जा रहा है? अजीज खान जी, जब इतना मन से बात कर रहे हैं तो चलिए कुछ फैक्ट्स भी रख दीजिए। किन वोटर्स को रोक दिया गया? अभी तो कल मतदान होना है अजीज खान जी, उससे पहले ही आपको पता चल गया कि वोटर्स को रोक दिया गया। बहुत तेज सिस्टम है सर आपका तो। अरे मुझे क्या पता चल गया? 10 सेकंड। आपको भी पता है,
14 लाख वोटर पहले फेज में नहीं वोट डाल पाएंगे? पता नहीं कौन कौन सी दिक्कत है उनके सामने। अगले फेज में भी 14 लाख लोग नहीं डाल पाएंगे। जिस प्रदेश में 28 लाख वोटर वोट दे सकते हैं, उनको वोट देने से रोका जा रहा हो और कोई फैसला ना हुआ। अपने सूबे के मुखिया का एक डायलॉग याद है और दूसरा याद नहीं है। अजीज खान जी, ये भी बेमानी है भाई। वो तो ये भी कह रहे हैं कि उर्दू नहीं बोलने देंगे, हम तो बंगाली बोलेंगे, उर्दू नहीं बोलने देंगे, हम तो बंगाली अस्मिता की बात करेंगे। तो वो तो ये भी कह रहे हैं, इसको भी याद कर लीजिए अजीज जी। मैं यही तो कह रहा था प्राची जी। उर्दू तो बाद में बोलिए और बोलने दीजिए ना बोलने दीजिए, पहले वोट तो डालने दीजिए। आप तो वोट ही से रोक रहे हैं, वोट से वंचित कर रहे हैं। तो ये समझाइए ना साथी को। ना अजीज खान जी सुनिए, आपको पता है कि सब कुछ गड़बड़ हो सकता है, ये मुद्दा बना सकते हैं, तो ये आपने समझाना है ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी को, क्योंकि फिरहाद हाकिम इनकी पार्टी के हैं, बीजेपी के नहीं है। तो इनको थोड़ा समझाइए, थोड़ा सा बताइए। आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं कि यूपी में क्या हो चुका है। अनंत विजय जी, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं ये आंकड़े लेकर बैठी हूं? क्या इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी अपना ताना बाना बुन रही है? और क्या लग रहा है कि इस बार हिंदू बड़ा फैक्टर साबित होगा चुनावों में हार जीत का? बिल्कुल। मुझे लगता है कि प्राची जी, आपने जो आंकड़े दिए हैं उसमें एक आंकड़ा और मैं जोड़ना चाहता हूं, और वो आंकड़ा है जंगल महाल इलाके का। जंगल महाल इलाके में 84 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति की हैं, जिसमें 67 सीटें अनुसूचित जाति की हैं और बाकी अनुसूचित जनजाति की हैं। इन सीटों पर सबकी निगाह, अगर आप ध्यान दें तो कल नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं इलाके में 4 रैलियां की, अपनी 4 बड़ी सभाएं की। और इस इलाके में जो 84 सीटें हैं बनाम मुसलमानों की जो 80 सीटें हैं, उस पर बहुत कुछ दारोमदार निर्भर करता है। आपको याद दिलाऊं, 2006 में वाम मोर्चे ने इस इलाके से ये इन 84 सीटों में से 72 सीटें जीती थी। 2011 आते आते ममता बनर्जी ने उसके बाद भी 60 के आसपास सीटें इलाके में 11 में और 16 में जीती थी। लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ 21 में, उसमें 45 और 39 का रेशियो हो गया। मतलब 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई और 45 पर ममता बनर्जी सिमट गई। तो मुझे लगता है कि जब हम वहां के मुसलमान वोटरों की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति और जनजाति जो जंगल महाल इलाके में वोटर सीटें हैं, उन सीटों को अगर हम काउंट करेंगे तो वहां तस्वीर दिखाई देती है। और उन सीटों को अगर भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र, जिसको भाजपा यानी भरोसा कह के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है, उसमें कोरमाली और राजबोंसी 2 वहां की भाषा है, उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का उन्होंने भरोसा दिया है। दार्जिलिंग की चाय को वैश्विक मान्यता। इसके अलावा एक और मुद्दा बहुत बड़ा है कि जो बंगाल की प्रति व्यक्ति आय है वो 1,41,000 के करीब है, लेकिन जंगल महाल इलाके के आदिवासी क्षेत्रों में ये घटकर 89,000 हो जाता है। तो इन सब चीजों को लेके जिसको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने भाषणों में, अपने सब कुछ में हिंदुत्व के साथ साथ विकास की जो बात करते जा रही है, उसने एक, मुझे लगता है प्राची जी, की दोहरा असर डाला है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार थोड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमें कल का तो इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अनंत जी, अब उनसे भी बात कर लेते हैं जो चुनाव से पहले तो काफी उत्साहित थे लेकिन अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आदिल हसन साहब, बहुत जोरों शोरों के साथ आप पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ने के लिए आए थे। पहले तो पार्टनर चुनने में गलती कर दी आपने और अभी आप नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ हैं आप? मुसलमान चुनेगा कि नहीं चुनेगा आपको? जितने लोग आपके स्टूडियो में बैठे हैं वो बंगाल में है कि नहीं पता है, लेकिन मैं बंगाल में हूँ। मैं अभी बशीरात कंस्टिट्यूएंसी में हूँ। चुनाव प्रचार रोक कर आपका टीवी चैनल जुड़ा हुआ हूँ। लाइव लोकेशन बोलिए तो मैं भेज देता हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आके कैंपेन किए हैं कांदी में, रघुनाथगंज में, मुरारी में, सूती में, मालदा में, सुरजापुर में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जीत भी होगी। हम एक यहाँ शुरुआत करेंगे। एक बात साफ हो गया प्रदीप भंडारी की बात से कि सबका साथ सबका विश्वास एक खोखला वादा है। बंगाल में सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और पूरी दुनिया ने देखा कि पहली बार इलेक्शन कमीशन वोट बढ़ाने के लिए जागरूकता करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वोट काट रहा है। मैं बस भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूँ, गुजरात जल रहा था तो ममता जी इसी मोदी जी का प्रचार करने गई थी, यही ढोकला खा रही थी। नॉर्थ बंगाल को स्पेशल स्टेटस दे दीजिए, एम्स दे दीजिए, हाई कोर्ट की मांग है वो दे दीजिए। एक वहां पे भी चाय पत्ती वर्कर जो है और बीड़ी वर्कर को सही मुआवजा दीजिए, सही मेहनताना दीजिए। आपसे ये फिर कल चुनाव ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन कराए। मेरे यहाँ कांडी है, रघुनाथगंज है, सूती है, मुरारी है, बाजाबते ओपनली टीएमसी का जो कैंडिडेट है गुंडागर्दी करके धमका रहा है कि बूथ में बैठने नहीं देंगे। मैं खासकर रघुनाथगंज और कांडी विधानसभा के बारे में बात कर रहा हूँ।
कि इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले, उसके साथ पुलिस को लगाए, कैंडिडेट को एसपी साहब संज्ञान ले, उसको लगाए, क्योंकि वो धमकी दे रहा है, बूथ एजेंट बढ़ रहा, हमारे बूथ एजेंट को बैठने नहीं दिया रहा, धमका रहा है। टीएमसी की तो गुंडागर्दी है, ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। और इन दोनों का, बीजेपी का है कि मुसलमान का चेहरा दिखाओ और टीएमसी का है कि बीजेपी का चेहरा दिखाओ, दोनों में अंडरस्टैंडिंग है मैडम। शुभेंदु अधिकारी वही ममता बनर्जी के ऑफिस से निकले और आज बीजेपी में है। बीजेपी के पास अपना कोई नया चेहरा नहीं है, बस योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश नोएडा का भूलकर जो फैक्ट्रियों में हड़ताल है वो भूल जाएंगे, आकर यहाँ पर प्रवचन देंगे, सुभाष चंद्र बोस जी को स्वामी विवेकानंद जी से मिला देंगे। अरे थोड़ा पढ़ लिख के आइए भाई, तो अच्छा रहेगा। जी, आपके नेता भी तो हैदराबाद से आते हैं ना प्रचार करने, अगर यूं जाएंगे तो फिर कोई नेता कहीं प्रचार करने जा नहीं पाएगा। लेकिन आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया आदिल जी, आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया और आपने जो धमकी वाली बात कही, बोले 10 सेकंड। आपको पता सुभाष चंद्र बोस साहब जब पनडुब्बी में थे 6 महीना से, जो देश की आजादी में लड़ रहे थे, तो उनके साथ इस्माइल साहब थे, स्वतंत्रता सेनानी, वो भी हैदराबाद के। आप उस बयान पर आप सवाल उठा सकते हैं, प्रदीप जी हैं यहाँ पर, इस बात का जवाब देंगे प्रदीप भंडारी जी। लेकिन आपने धमकी को एक बड़ा इशू बनाया है। मैं जरा एक जवाब लेना चाह रही हूँ शांतनु जी से, उसके बाद आऊंगी। आप ही के सवाल को लेकर जा रही हूँ। शांतनु जी, आपने सुना भाई, चुनाव लड़ने नहीं देते हैं, चुनाव लड़ने नहीं देते हैं, धमका कर आप खेल खराब कर रहे हैं भाई AIMIM वालों का। अगर वो चैलेंजर नहीं है तो क्यों धमकी मिल रही है उन लोगों को? मैम हर जगह ये बात है, इलेक्शन कमीशन देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसे स्टेट है फिर ममता जी जहाँ पर डेमोक्रेसी 100% प्रिवेल करता है। इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर स्वराष्ट्र मंत्री से लेकर 10-12 स्टेट का चीफ मिनिस्टर से लेकर सेंट्रल मिनिस्टर से लेकर सब आके यहाँ पर रह सकता है, कैंपेन कर सकता है। ममता बनर्जी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बुरा बात बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, बिकॉज इट इज द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड रन बाय द मोस्ट सेकुलर पार्टी। सबसे ज्यादा सेकुलर पार्टी जो देश में है वो है तृणमूल कांग्रेस। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर है। यहाँ पर ऑल कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, पॉलिटिकल पार्टी एक साथ रहता है। और ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी का डिफरेंस क्या है? बंगाल नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देता है बोल के ममता बनर्जी और बंगाल का पैसा नरेंद्र मोदी रोक देता है। और जिस जगह में बीजेपी का MLA है और MP है, उस इलाका में भी, उस क्षेत्र में भी ममता बनर्जी का प्रोजेक्ट हर एक घर में पहुंचता है। ठीक है, लेकिन शांतनु जी, बड़ी खूब आपने डेमोक्रेसी की और सेकुलर सरकार की दुहाई मुझे दी। सर, ऐसा अनोखी बात नहीं हो रही है पश्चिम बंगाल में कि कोई विपक्षी दल का नेता आकर कैंपेन कर रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई? सर, पूरे देश भर में यही होता है। कोई आसान नहीं है कि बीजेपी वाले वहां रहकर अगर प्रचार कर पा रहे हैं तो उनकी रैलियों के साथ या उनके सुने ना, शुभेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन फाइल करवाने गृह मंत्री अमित शाह गए थे, उस दौरान क्या हुआ था मैंने देखा था। और यही बात आदिल जी कह रहे हैं, लेकिन ये आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बात अलग है। ममिता जी फिर आ रही हो, प्रदीप जी ममिता जी को चर्चा में ले आऊं, उसके बाद काउंटर कर लीजिएगा। ममिता जी, सेकुलर सरकार है, ये दावा है TMC का, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मैं पहले डॉक्टर शांतनु को एक बात कहना चाहूंगी। अभी वो बोल रहे हैं ना कि पैसा नहीं दे रहा है ना, वो शायद भूल गए हैं कि भारत में जो टोटल टैक्स मनी आता है उसकी 59% सरकार रख लेती है अपने पास और बाकी 41% हर स्टेट में बांट दिया जाता है। तो बंगाल में वहां से 7.6% आउट ऑफ दैट 41% को मिलता है। तो बंगाल अभी एज पर 2026 फोर्थ हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट में पड़ता है। तो भैया इतना पैसा कहाँ जाता है? ममता बनर्जी क्या करते हैं, कोई हिसाब नहीं दिखा पाती। अगर वो हमेशा बोलते कि मेरे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मैं पैसा नहीं है, कुछ लोन पे मैं फंस चुके हैं, तो ये लोग फिर भी बोलता है कि सरकार से कुछ नहीं पैसा दिया जाता है। और हर बजट के सेशन के बाद बंगाल के लिए स्पेशली बहुत अमाउंट ऑफ मनी। एक सेकेंड, मैं बीच में नहीं बताया, डिसेंसी मेंटेन कीजिए प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट। आप मुझसे बहुत सीनियर हो, आपसे ये उम्मीद नहीं है प्लीज। और मैं आदिल जी को कहना चाहूंगी, अभी बोल रहे थे कि थ्रेट कल्चर जो है, थ्रेट कल्चर भाजपा ने शुरू किया या नहीं हुआ, इससे तो सबसे एक रीसेंट मैं घटना कहूंगी, जो सहारनपुर का कांग्रेस कैंडिडेट, उसका नाम है कुछ इमरान मासूद, उसने क्या बोला था कि अगर मोदी जी यूपी को गुजरात बनाने की कोशिश करता है तो हम उसको काट देंगे एकदम टुकड़े में। फिर अजय राय ने 2022 में स्ट्रीट कॉर्नर से क्या बोला था कि हम मोदी और योगी को एकदम दफना देंगे, गाड़ देंगे। ये लोग क्यों ये सब थ्रेट कल्चर को भूल जाते हैं? और ममता बनर्जी खुद एक नैरेटिव में कहा था कि ये यहाँ पे एक कम्युनिटी अगर खड़े हो जाए तो सबकी बाड़ा बजा देंगे, फिर दुधल गाय बोल दिया था।
तो ऐसे प्रोवोकेटिंग नैरेटिव देकर एक कम्युनिटी को एकदम डेस्परेट करने की कोशिश की जा रही है प्राची जी यहाँ पे, जिनकी खुद की आइडियोलॉजी के नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, तो वो खुद जाकर मतलब ये मेरी बात नहीं है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के बंदा मेरे से मतलब उस दिन बात हो रही थी तो खुद बोला कि मैडम हम तो चुपचाप घर में बैठना चाहते हैं, पर आपकी चीफ मिनिस्टर से ऐसे प्रोवोकेटिंग डायलॉग मिलती है तो हमसे ही मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है कि जिनका खुद का आइडियोलॉजी नहीं है तो वो उसमें उछल जाते हैं। ठीक है। और ये जो अभी बोल रहे हैं ना कि बंगाल से ज्यादा इतनी तुष्टीकरण की राजनीति और कौन से स्टेट में है? बंगाल में आप मोथाबाड़ी कांड बोलिए या कुछ दिन पहले जब ऑफिसर्स को बंधक बना के रखा गया था तो उनका नाम क्या था? शांतनु जी, यानी आप बेशक कहें कि आप सेकुलर हैं, सबसे अच्छी सरकार आपकी चल रही है, लेकिन आपके नेताओं के बयानों से कैसे पीछा छुड़ाइएगा? आपके नेता के बयान रह रहकर आपके सामने आ जाते हैं। हमारा नेता ममता बनर्जी जो यहाँ पर सेकुलरिज्म का एन आइकॉन है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन सब एक साथ मिलकर रह सकते हैं। आप बीजेपी स्टेट में झांक के देखिए, और यहाँ पर बिहार का जो एक एमपी है अशोक यादव, वो 2 दिन पहले बोला है कि बंगाल को मन करता हूँ क्योंकि बिहार का 2 आदमी बंगाल में जॉब है, वो लोग का बोल नहीं पाएंगे कि उनके खिलाफ गलत बिहेवियर होता है, लेकिन बंगाल से आदमी जो आ रहा है बीजेपी रूल स्टेट में, बंगाल से सुन के उनको कहा जाता है, बांग्ला भाग बोलने से उनको बांग्ला में कह दिया जाता है, मछली खाने से उनको डाल दिया जाता है। बंगाल में कभी नहीं होता है, ये बंगाल में कभी नहीं होता है। इसलिए अगर डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म क्या है ये अगर पहचानना है तो बंगाल में आपको आना पड़ेगा, इसलिए आपको भी सस्पेंड कर दिया गया था। ये आना पड़ेगा आपको, बंगाल में आना पड़ेगा। और जो पार्टी 100% करप्ट है, करप्शन के खिलाफ उनका बोलना शोभा नहीं देता। जो पार्टी 100% करप्ट है, करप्शन का खिलाफ बोलना उनका शोभा नहीं देता। बात मैं कहती हूँ, आप करप्शन की इतनी बात कर रहे हैं, आपको भी सस्पेंड कर दिया गया था। शोभा नहीं देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड का करप्शन का वैल्यू कितना है आपको मालूम है? आपको भी सस्पेंड कर दिया गया था। प्रदीप भंडारी जी जवाब देंगे, लेकिन शांतनु जी आप जो बातें कह रहे हैं वो थियोरिटिकल बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आपके नेताओं के बयान कुछ और कहते हैं। मैं तो उन पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। ये उर्दू वाली बात अगर आपके नेता कहेंगे तो क्या ये सेकुलर है? क्या ये बंगाली मानुष के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये बंगाली भाषा के लिए खिलवाड़ नहीं है? आप बताएं, आप चाहेंगे कि बंगाली ना बोलकर उर्दू बोलने लगे कोलकाता में? सब 100% नहीं। कोई इंडिविजुअल कोई अपना ओपिनियन दिया तो दूसरा बात है सर, वो इंडिविजुअल नहीं है। कोलकाता पोर्ट से आपके उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्टर और आपके मुख्यमंत्री के करीबी हैं। अगर उनका बयान इतना गलत है तो सर खंडन करवाइए, कार्रवाई करवाइए, उनको चुनावी मैदान में क्यों उतारा है? फिर रुक जाए प्रदीप भंडारी जी, आप लाख कोशिश करें लेकिन ये चुनाव हिंदू मुसलमान पर होगा नहीं, ये टीएमसी का ताल ठोक कर दावा है। प्राची जी, मैं वापस से दोहराऊंगा, ये चुनाव पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की मां माटी मनुष्य बनाम तृणमूल कांग्रेस है। ये बंगाली अस्मिता की बात कर रहे थे। इन्होंने राज्यसभा से किसको भेजा प्राची जी, याद करिए? वही लॉयर मेनका गोस्वामी जो आरजी का रेप और मर्डर केस के अंदर स्टेट को डिफेंड करने के लिए खड़ी थी, ना कि विक्टिम के साथ में खड़ी थी। तब इनकी बंगाली अस्मिता कहां गई? ये बंगाली अस्मिता की बात करेंगे। आरजी का रेप और मर्डर केस की जो विक्टिम है उसकी मदर पानीहाटी से कंटेस्ट करी है। टीएमसी के गुंडों ने उस मां तक को नहीं छोड़ा, उस मां तक को असॉल्ट करने की बात करी। हाँ, हम बंगाली हिंदू के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि बंगाली हिंदू अस्तित्व की लड़ाई बंगाल में लड़ रहा है। क्योंकि जब सिटिंग मुख्यमंत्री कहती है कि वो मैं हूं, इसीलिए एक कम्युनिटी जो है तुम पे हमला नहीं कर रही, वरना अगर मैं होती तो एक कम्युनिटी तुम पे हमला करती। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था प्राची जी। देखिए, दोनों लोग जूम पे, इनको प्लीज कहिए मैं इनको सुन रहा था, मेरे को 20 सेकंड बोलने दीजिए। ये तरीका सही नहीं है शांतनु जी, आप सुनिए, अगर आपके तथ्य तो आप बोलिएगा। एटा चौलबे ना शांतनु जी, एटा चौलबे ना, बंगाली अस्मिता चौलबे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने अगर काम किया होता प्राची जी, तो बंगाल में जहां सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज हुआ करती थी आजादी के बाद, देश में महाराष्ट्र गुजरात से ज्यादा फैक्ट्रीज बंगाल में थी। आज की स्थिति में बंगाल में 7,000 से ज्यादा फैक्ट्रीज जो है बंगाल छोड़ के जा चुकी है, और बंगाल का 40 लाख से ज्यादा युवा बंगाल छोड़ के जा चुका है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने रोजगार दिया, ना चाकरी दी, सिर्फ और सिर्फ सिंडिकेट चल रहा है। इसीलिए बंगाल की मां सुरक्षा के लिए बीजेपी को वोट करना चाहती है, और 3,000 रुपए के खाते में इसलिए बीजेपी को वोट करना चाहती है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाई लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? कह रहे बंगाल सुरक्षित है। भूल गए आप कालिया चाक के अंदर क्या हुआ था? जब सिटिंग खुद जजेस जो है, जो एसआईआर के अंदर प्रक्रिया में कार्रवाई करने गए थे, उन्होंने खुद ने बोला था कि प्लीज सेव मी, हाई कोर्ट प्लीज सेव माय चाइल्ड, आई एम नॉट सेफ इन बंगाल। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई, तो ना जज बंगाल में सेफ, ना बंगाल की मां बंगाल में
बोलने नहीं, आप ही ने बोलना है, आप ही जवाब देंगे प्रदीप भंडारी जी की बातों का। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, एक सेकंड शांतनु जी, शांतनु जी 1 मिनट रुके। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ प्रदीप भंडारी जी, जब इतने सारे मुद्दे आप लोगों के पास हैं तो आपके नेताओं के बयानों में या तो काबा का जिक्र है, या तो गौ हत्या का जिक्र है, या प्रभु श्री राम का जिक्र है, या दुर्गा पूजा का जिक्र है। ऐसी बातें तो आप भी कर रहे हैं ना, या फिर आप कहते हैं हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। क्यों नहीं विकास की बात करते हैं भाई आपके नेता? प्राची जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आप स्पीच उठा के देखिए, 42 मिनट्स की स्पीच होती है जिसमें 70-80% हम डेवलपमेंट मुद्दे की बात करते हैं। पर भाई डेवलपमेंट तभी करेंगे ना जब अस्तित्व बचेगा। अगर बंगाली हिंदू को तृणमूल कांग्रेस मुसलमान में कन्वर्ट करना चाहेगी, अगर बॉबी हकीम कहेगा कि मुसलमान मेजोरिटी कलकत्ता को बनाएगा, तो क्या विकास होगा? सेक्युलरिज्म कलकत्ता में कब बचेगा? जब कलकत्ता हिंदू मेजोरिटी रहेगी, कलकत्ता मुस्लिम मेजोरिटी हो जाए। आजादी के पहले सोहरावर्दी ने क्या किया था? सोहरावर्दी ने क्या किया था? जिन्ना का आदमी ने यही किया था जाके। ये लोग सोहरावर्दी पार्ट 2 करने की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल बंगाली अच्छा बोले शांतनु जी, बात कर रहे हैं। आप बोले भाई, जय श्री राम भी बोलेंगे, भाई वो विकास की भी बात करेंगे और वो बंगाल के पीड़ित हिंदुओं के बारे में भी बात करेंगे। जिसको बुरा लगता है वो लगे। शांतनु जी, ये ऐलान है बीजेपी का। मेरा कहना यह है, मेरा बीजेपी का कोलिग से ये सवाल है, असम में 13 लाख हिंदुओं को डिटेंशन कैंप में कौन भेजा था? इसका सवाल दीजिए। बंगाल में 61 लाख किसी ने नहीं हिंदू भेजा, वोटर नाम कौन किया है? फेंका जा रहा है। बांग्लादेश चुन के जेल में भेजा कर रहे थे। इसका सवाल दीजिए, इसका जवाब दीजिए। दुर्गा पूजा का ममता बनर्जी के डालते हुए लेडी अवार्ड दिलवा दिया, तो आप लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे? शुरू हो गया रिवर्स इसीलिए बोल रहे हैं बीजेपी ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है। बीजेपी एंटी नेशनल पार्टी है, इसलिए देश से जाना चाहिए और देश से जाने के लिए प्लीज एक एक करके प्रदीप भंडारी जी ना आपकी बात आ पाएगी और ना शांतनु जी की बात आ पाएगी। भाई उन्हें बोलने का मौका तो दें। आपने इतने सारे आरोप लगाए शांतनु जी पर, वो कुछ तो बताए ना। वो आज जो आप कह रहे हैं कि एंटी हिंदू है बताएं तो। शांतनु जी बोले। अब हमने तो दोबारा दौड़ना पड़ेगा। हमने तो उनको पूछा है कि असम में 13 लाख हिंदुओं को डिटेंशन कैंप में कौन भेजा? बंगाल में 91 लाख हिंदू का नाम हुआ, उसमें 61 हिंदू का नाम है। माँ दुर्गा का एंजल का बारे में सब कौन उठाया था? बांग्लादेश में जब चिन्मयानंद स्वामी इस्कॉन का जो महाराज के ऊपर जेल में भेजा गया था, तो इन लोग क्या कर रहे थे? ये हम योगी आदित्यनाथ हिंदुओं का बात करता है, स्वामी विवेकानंद का बारे में पता नहीं है। उनका मिनिस्टर विवेकानंद को मार्क्सिस्ट प्रोडक्ट कहता है। चलिए ठीक है सर, ऐसे आपस में बोलेंगे एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप एक साथ ही करेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे आदिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको चर्चा में लाऊंगी, फिर अनंत विजय जी के पास जाना है। आदिल जी किस बात का काउंटर करना चाह रहे थे आप? प्रदीप भंडारी जी तो बता ही रहे हैं, वो तो वही कह रहे हैं जो आप भी कह रहे हैं कि टीएमसी ने अच्छा काम नहीं किया। मैम ये बात सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंडसन को इन्होंने भाजपा ने लाया था, किस तरीके से भाजपा को छोड़ दिया ये पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने किस तरीके से छोड़ दिया उनके ग्रैंडसन ने। ये पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा का मतलब क्या बात करोगे? आपकी पार्टी के अंदर ही मुसलमान है, आपके सुभाष चंद्र बोस की बात करोगे? समझे? बीच में तुम्हारे नहीं बोला हूँ, तुम बीच में मत बोलो। बीच में मेरा तमीज से बात करो आदिल, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो आदिल, अपने संस्कार को ध्यान में रखो। नहीं प्रदीप भंडारी जी और आदिल हसन जी रुक जाए प्लीज, पहले दोनों की आवाज डाउन करें, दोनों की आवाज डाउन करें। आदिल हसन साहब अपनी रेस्पेक्टिव पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बनने का दावा दम भर रहे हैं और भाषा ऐसी गली मोहल्ले वाली भाषा का इस्तेमाल ना करें। प्रदीप भंडारी जी भी दिख रहे हैं मुझे, प्रदीप भंडारी जी भी दिख रहे हैं, लेकिन आप तू तड़ाक कर रहे हैं सर, आप तू तड़ाक कर रहे हैं। कोशिश आपने की, पहले आपने नाम उनका लिया, उसके बाद उन्होंने शुरुआत की। प्रदीप भंडारी जी आप भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। किसी की भी मर्यादा को ठेस ना पहुंचाएं, सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं। बिल्कुल तमीज के दायरे में रहकर डिबेट करें, यही बेहतर होगा। बंगाल की बात करते आइए, रुक जाए दोनों रुके। प्रदीप जी की आवाज डाउन, मैंने आवाज डाउन करवा दी। आदिल जी अब बोले, नाराज होकर अपनी भाषा की मर्यादा को नहीं खोते। मैंने आवाज डाउन करवा दी, अब बोले। सच बोल रहा हूँ, बोले। ये सबका साथ सबका विश्वास एक ड्रामा है भारतीय जनता पार्टी का। भाजपा
100% भाजपा में आएगी। अब ममता बनर्जी और भाजपा में टोटल अंडरस्टैंडिंग है। ममता बनर्जी गुजरात गई थी मोदी जी का प्रचार करने, जब गुजरात जल रहा था, जकिया जाफरी, एहसान जाफरी, बिल्किस बानो की आंसू नहीं दिखा। अरे आदिल जी एक ऐसा फॉर्मूला बता रहे हैं, मतलब जो दोनों एक टीम है वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। रुके आदिल हसन जी, एक सेकंड, आवाज डाउन रखें आदिल जी। आदिल जी सुने, अगर दोनों एक टीम है तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, और इसी फॉर्मूले से जाऊं तो आपने बिहार में किया ना समर्थन आरजेडी का, फिर तो आप आरजेडी के साथ हैं, फिर तो आप इंडिया अलायंस वाले हैं। तो ऐसे फॉर्मूले बेतुके फॉर्मूले ना लगाएं, बेतुके फॉर्मूले ना लगाएं। हम लोग उसूल पर आप फॉर्मूला डिसाइड कीजिएगा स्टूडियो से। नहीं तो आप भी नहीं करिएगा ना, आप भी नहीं करिएगा, आप भी नहीं करिएगा। और बेवजह इस बात का गुमान मत करिएगा कि आप ग्राउंड पर हैं। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप वर्कर हैं, आपका जरूरी है ग्राउंड पर रहना, आपका जरूरी है ग्राउंड पर रहना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ कर बदतमीजी करेंगे और तू तड़ाक करेंगे। आदिल हसन साहब, तमीज सिखानी बहुत अच्छे से आती है मुझे, आवाज डाउन रखें इनकी। तमीज में रहकर बात करिएगा, बिल्कुल तमीज में रहकर। अनंत विजय जी, नाराजगी है इनको आदिल हसन साहब को, बोलें। अनंत विजय जी आप जवाब दें। पश्चिम बंगाल का ही चुनाव जिसे शांतनु जी कह रहे हैं कि भाई डिटेंशन सेंटर की बात करते हैं, असम में कुछ और करते हैं, बंगाल में कुछ और करते हैं, लेकिन ये चल नहीं पाएगा। सर आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, उससे पहले अजीज खान जी के पास चली जाती हूँ। अजीज खान जी, अभी सेकुलरिज्म को लेकर बातें हो रही थी, अभी शांतनु जी कह रहे थे कि पूरे देश में सबसे सेकुलर नेता टीएमसी की नेता ममता बनर्जी हैं। अब बताइए भाई कौन सेकुलर है, इधर अखिलेश यादव या ममता बनर्जी? देश में नंबर 1 स्थान किसका है? जी देखिए, शांतनु जी ने जो बात कही वो पूरे इंडिया गठबंधन की बात कही, और इंडिया गठबंधन जानी ही इसलिए जाती है कि उसमें सारे लोग सेकुलर हैं। वो कभी कोई ऐसी बात नहीं करते कि जिससे इस देश में माहौल खराब हो। लेकिन आप देखिए कि लगातार बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक जा सकती है, और लगातार यही कर रही है। किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, इवन बिहार में हुआ, झारखंड में हुआ, अब आप देखिए बंगाल में हो रहा है। हमेशा देखिए एक नैरेटिव सेट करना, या तो नैरेटिव सेट करेगी, डराएगी, और इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है, या हिंदू मुसलमान में बांट करके चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन एक बार बता दूं, ये बंगाल में नहीं चल पाएगा। बंगाल में इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि बंगाल की जनता बहुत जागरूक है और वो दीदी को पसंद करती है। वहां ये जान लीजिएगा कि वहां जो मैजिक चल रहा है वो ममता मैजिक। तो 2 बार से अगर यूपी में बीजेपी जीत रही है तो क्या यूपी की जनता समझदार नहीं है? अजीज खान जी ऐसी बातें मत करिए, ऐसी बातें मत करिए। यूपी की पॉलिटिक्स आपको करनी है, ऐसा कंपैरिजन मत करिए भाई। 2 बार से अगर बीजेपी सरकार में है यूपी की, तो क्या यूपी की जनता समझदार नहीं है? देखिए प्राची जी, एक बात आपको समझ लें कि वो देखिए यूपी की बात हालात बन गए, और उस हालात के तहत जो पोजीशन बनी हुई, लेकिन लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ आपने खुद देखा। जनता ने नकार दिया पूरी तरह से, और वही हाल फिर होने जा रहा है 2027 में। तो यूपी की जनता तो समझ चुकी है। और एक बात और बता दें, बंगाल की जनता भी लगातार समझ गई है। वो जानती है जमीन पर नहीं है, ये सिर्फ मीडिया में है। क्योंकि जमीन पर अगर होते तो ये काम की बात करते, विकास की बात करते, तरक्की की बात करते। ये तो हमेशा नफरत की बात करते। तो जो नफरत की बात करता है, इसका मतलब उसके पास एजेंडा नहीं है, काम करने की शक्ति नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं प्रदीप जी आपके पास आ रही हूँ। बस एक बात अजीज जी एक बात बस मुझे समझा दीजिए। आप कहते हैं बीजेपी वाले एजेंडा, नफरत, हिंदू मुसलमान को बांटने वाली बात करते हैं, कैसे सर, कैसे करते हैं ये मुझे प्लीज समझाएं ताकि मैं इनसे जवाब ले सकूं प्रदीप भंडारी जी से। जी हाँ, अच्छा जरा मुझे बताइए आप कि बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए? सर बंगाल में आइए ना, आपने कहा बंगाल में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। सर घुसपैठिए अलग मसला है, घुसपैठिए में हिंदू मुसलमान नहीं है, या घुसपैठिए नफरत वाला मुद्दा नहीं है। अभी सुनिए, घुसपैठिए अगर हैं तो इस देश से बाहर जाएंगे। और ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, या बीजेपी, सुनिए सर, सरकार का कोई भी नुमाइंदा है वो आपको आंकड़े बताएगा। मैंने आपसे एक बड़ा स्पष्ट से सवाल पूछा, सुने, मैंने बड़ा स्पष्ट से सवाल पूछा, ये नफरत वाला जो आप कह रहे हैं कि राजनीति करते हैं या बांटते हैं हिंदू मुसलमान को, कैसे बांटते हैं सर? पश्चिम बंगाल का उदाहरण दे दीजिए। अच्छा अब आप बताइए, अभी योगी जी गए वहां पे, कौन सी विकास की बात कर डाली उन्होंने कि कौन सी तरक्की की बात करेंगे हम? क्या क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपने नहीं देखा? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं देश के, उनकी भाषा को आप देख रहे हैं। क्या भाषा, यही तो पूछ रही हूँ अजीज खान जी, क्योंकि मैं तो भाषा लेकर बैठी हूँ भाई। वो तो ये कह रहे हैं कि कोलकाता का मेयर
ये सुनिए कहता प्राची है जी, कि उर्दू चलेगी अगर- तो यहाँ उर्दू अगर नहीं भाषा चलेगी, लेकर बैठती- यहाँ बंगाली सुनिए, अस्मिता के सुनिए। साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अब भाई इसमें क्या बांटने वाला है? आप चाहते हैं कि बंगाली से सुनिए ज्यादा ना। उर्दू बोली जाए? सुनिए हाँ, ना, बोलिए। अगर आप भाषा लेकर बैठती तो प्रदीप जी से सवाल करती कि अब बहुत नफरत की बात हो चुकी है, अब मोहब्बत की बात होगी, लेकिन वो तो सवाल आप इनसे करती अरे तो नहीं थे। बताए ना, इसलिए सुने नहीं अजीज करती जी। क्योंकि आप अरे करेंगे ये ना नहीं। आपकी शिकायत ना बेवजह है ना? है, मैं उनसे भी सवाल कर लूंगी, लेकिन मैं तो तब से नहीं आपसे करेंगे आप। सर देखिए 3-4 और मिनट हो प्रदीप गए जी आपसे बात मुस्कुराते करते रहते करते, इधर नफरत आप की मुझे बात ये करते नहीं हैं, समझा पा रहे हैं कि मुस्कुराते नफरती रहते बात कैसे हैं। ये बड़ी करते मुसीबत हैं। है। अरे भाई सुने ना, मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की बात करना नफरती बात है, रामनवमी पर पथराव होना नफरती बात है, यानी पीड़ित है अगर एक वर्ग तो उसकी आवाज ना उठाएं, इससे नफरत फैलती है। देखिए एक बात आप समझिए प्राची जी, हाँ। आवाज सब उठनी चाहिए, कोई भी आवाज है, कोई आवाज दबनी नहीं चाहिए, लेकिन उस आवाज को उठाने में वहां पर कट्टरता नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद नहीं होना कैसे? चाहिए। यही तो बताना लेकिन है आपको। मैं देख रहा हूं, सुनिए ना, सुने ना अजीज जी, यहाँ देखिए पर सुने, बीजेपी उसको मैं आपको narrative 2 set मिनट करती है, दूंगी narrative अनइंटरप्टेड। करती है। सुन लीजिए तो हिंदू अजीज खान जी, मुसलमान में ले अजीज लेती खान है। जी, अजीज खान जी, मैं आपको मौका देती हूँ। मुर्शिदाबाद और रामनवमी पर हो रहे पथराव का मुद्दा अगर फर्ज कीजिए आपको उठाना है तो कैसे उठाइएगा? समझाइए प्रदीप भंडारी जी को, ताकि वो शिक्षा ले लें कि भाई ऐसे नफरती नहीं लगेगा। देखिए मुझसे सवाल है ना। जी जी, आप इसे देखिए प्राची जी, एक बात समझिए, बीजेपी किसी भी सिस्टम को एक बड़ा नैरेटिव के रूप में लेती अरे है, आप उसको अपने- बड़ा लंबा फैलाती है। अजीज खान सच ये जी, होता है कि खुद कहीं ना आपको कहीं मैंने मौका उसमें दिया, शामिल शिक्षा रहती दीजिए है। प्रदीप भंडारी सुनिए जी ना को, मेरी बात, आप फिर प्लीज, बीजेपी की सुनिए। बात अरे करने सुन लगे। लीजिए, ये खुद नैरेटिव को सेट करती है। अरे और तो अपने आप पिच पर लाकर के अजीज उसे खान जी, फेंकती है। मैंने आपसे कहा सच कि ये है आपको मैं मौका कि दे रही हूँ, जनता- आप रामनवमी पर पथराव और मुर्शिदाबाद सुनती की नहीं है, घटना मौका को तो उठाएं आप तो मेरी कैसे सुनें, उठाएंगे? तभी आप तो बता बात नहीं रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी जवाब दे, आप रुक जाए थोड़ा। जी जी, आ गई आपकी बात सर, आपने मौका खो दिया, आप सिखा देते प्रदीप जी को अभी। बोले प्रदीप जी। वो सीखे ये नहीं, मैं प्राची जी, मुझे पीड़ा इसीलिए हुई कि आज मेरे भाई अजीज खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है नासमझ है। उत्तर प्रदेश की जनता को गाली देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, जस्ट बिकॉज कि उत्तर प्रदेश के अंदर में नहीं है। बहुत पीड़ा हुई, इसीलिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता नफरत करती है। मैं कहना चाहता हूँ, जब हम पश्चिम बंगाल के अंदर नॉर्थ बंगाल में एम्स बताने की बात करते हैं, क्या मैं अपने मैनिफेस्टो की कॉपी अजीज भाई को भेज दूंगा। अगर वो तृणमूल कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ रहे होते और हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे होते तो उनको पता विकास की बात है। तीसरी, 3 बंगाल के अंदर मुसलमानों का नाम बता दीजिए जो ममता बनर्जी के शासन के अंदर प्रताड़ित। आपको 100 हिंदुओं का नाम बता दूंगा, हरगोविंद दास, चंदन दास, आरजी कार, हंस काली, संदेश काली, कामधेनु, हर सबके अंदर जो है पश्चिम बंगाल की बेटी, पश्चिम बंगाल का हिंदू प्रताड़ित है। और सिर्फ मैं यही कह रहा हूं, 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा कि रूल ऑफ लॉ नहीं है बंगाल में, लॉ ऑफ द रूलर है। जब जज जो है वो एसआईआर की कार्रवाई करने गए, जजेस की ने खुद ने बोला कि भाई हमारे ऊपर हमला कालियाचाक के अंदर गुंडों ने करा, और उस वक्त जज ने क्या बोला कि आई एम नॉट सेफ इन बंगाल, अगर मेरे बच्चे को कुछ होता है तो मेरे को हाईकोर्ट प्रोटेक्ट करो। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ममता लोकतंत्र को का खतरा है और एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के अंदर जो कार्रवाई डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज लेकिन प्रदीप हर जी सब व्यक्ति ये मान छोड़िए, रहा है कि उनको पश्चिम आपत्ति बंगाल आपके के अंदर नेताओं के तृणमूल बयानों कांग्रेस से के है। गुंडे के अलावा कोई आपके सुरक्षित नेता नहीं है। कहते हैं गुंडों को उल्टा लटका देंगे तो इस बात पर आपत्ति है। वो कह रहे हैं भाई भाषा शैली ठीक नहीं है। आप कहते हैं कि उर्दू नहीं चलने देंगे, बंगाली चलने देंगे, लेकिन कह रहे हैं भाषा शैली ठीक नहीं है। अजीज खान जी की शिकायत ये है। तो उनकी तो शिकायत होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जब शासन था तो गुंडे भले वो आजम खान जैसे लोग हो गए, या भले वो अफजल अंसारी जैसे लोग हो गए, या भले वो अतीक जैसे लोग हो गए, इन्होंने गुंडे और माफिया के नाम पे उत्तर प्रदेश के अंदर शासन चलाया। अब वो गुंडियों का शासन खत्म हो गया है, अब बंगाल के अंदर गुंडे और माफियाओं का शासन जो है महाजनों करने की। अनंत विजय जी, देखिए अभी आपने सुना होगा, अजीज जी भी कह रहे थे और शांतनु जी भी कह रहे थे, दोनों ये कह रहे थे कि भाई मुद्दा उठाते हैं ये, लेकिन मुद्दे में नफरत की बू ज्यादा आती है। एक बड़ा नैरेटिव खड़ा करते हैं, होती बात छोटी सी है और उसे बड़ा करके बीजेपी बताती है। आप प्राची जी नैरेटिव की बात तो ठीक ही कह रहे थे, और अगली पंक्ति भी उन्होंने कही कि नैरेटिव के अपने पिच पर ले आते हैं। तो ये तो हर राजनीतिक दल के लिए वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि एक छोटे मुद्दे को भी बड़ा राजनीतिक। लेकिन बड़ा दिलचस्प अभी अजीज खान साहब ने कहा, मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि कोई अगर गुंडा है, बलात्कारी है, तो उसको कहना चाहिए श्रद्धेय परम आदरणीय, आपने ये अपराध किया है, इस अपराध हेतु आपको थाने में आकर आत्मसमर्पण करके क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि आप अपराधी हैं, इसलिए मैं
मैं आपको अपराध की श्रेणी में रखते हुए आपको सुधरने का अवसर प्रदान करना चाहता हूं। अगर अजीज खान साहब, ऐसी भाषा तो नहीं बोली जा सकती ना, कम से कम अपराधियों के लिए। मुझे लगता है कि आपने जिस प्रकार से अभी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बोला, उस भाषा पर भी विचार कर लीजिएगा। आपने श्रीमान योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर आप यही भाषा चाहते हैं, लेकिन जो दो चीज आपने बड़ी ऐसी बोली है कि मुझे लगता है कि जनता को पूरी बात बतानी चाहिए। एक तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया वो उनका स्लिप ऑफ टंग था, क्योंकि अगली ही पंक्ति में उन्होंने नेताजी बोला है। तो संदर्भ से काट के बयान प्रस्तुत करने से जनता के बीच थोड़ा भ्रम फैलता है। और दूसरी बात, प्राची जी, कल के चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होने जा रही है, जो बहुत चुनाव पे असर डालेगी मुझे लगता है, क्योंकि फेयर इलेक्शन के लिए आवश्यक था कि 100 मीटर के मतदान बूथ के दायरे में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहेगी जी। जहां भी वोटिंग होगी उसके 100 मीटर के दायरे में हर मतदान पर 4 केंद्रीय सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। ये बहुत बड़ा निर्णय है चुनाव आयोग का, और हमको इसके आईने में देखा कल तो सबसे बड़ी परीक्षा है चुनाव आयोग की कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाए, और उसके लिए तमाम तैयारी की गई है। बेशक इस पर टीएमसी कितनी ही आग बबूला क्यों ना आ जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना ही समय था मेरे पास आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।